Good morning, students. So, students, in the previous lecture, we had studied about solution of system of linear equations by using matrix method. Okay? तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमने सॉल्व किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ लगभग सभी केसेस डिस्कस कर लिए थे. डेट इज वी हैड डिस्कस्ड case of determinant of a not equal to 0 and determinant of a is equal to 0. ओके एंड वहाँ मैंने आपको बताया था कि नॉट इक्वल टू 0 का जो केस है वो आपके सीबीएसई सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में है एंड इक्वल टू 0 वाला जो केस है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये केस डिस्कस किए बिना हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता. तो यहाँ मैंने दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए थे और सभी केसेस के मैंने सभी क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे. ओके बट स्टिल देर आर सम क्वेश्चंस विच आई वांट टू डिस्कस विद यू. तो आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी आवर क्वेश्चन इज. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है. यू कैन सी आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है. ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें फाइंड ए इनवर्स. हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर इस इनवर्स की हेल्प से सॉल्व द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस. ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है. इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से. ओके तो लेट अस सी कैसे होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो उसका इनवर्स आप सभी को फाइंड आउट करना आता है. तो अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ए का इनवर्स आ गया है. ओके आप इसको कंप्लीटली फाइंड आउट करके दिखाएंगे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है क्योंकि उसके भी मार्क्स होंगे. ओके अब इस इनवर्स की हेल्प से हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है. ओके सबसे पहले इट इज ए सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. ओके मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से ही हमने सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करेंगे. वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है ए एक्स इज इक्वल टू बी. ओके लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ये जो मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक बार इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखते हैं. हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पर. हियर कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी ए. और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी ए. ठीक है हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले ए नेम दिया हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पर भी ए लिख दिया है. अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगी. फिलहाल अभी देखते हैं हमारी मैट्रिक्स बनती क्या है. 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1. ओके तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें जो आपकी मैट्रिक्स ए गिवन है और ये मैंने जो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली है. ठीक है मैं भी इसको चाहे अगर आप चाहें तो आप इसको पहले ए मत लिखिए. ठीक है इट इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो अभी जस्ट मैं इसको कुछ नेमिंग नहीं करती, इसका कुछ नेम नहीं देती. अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको क्या नाम दूंगी. ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो गिवन ए मैट्रिक्स है अगर आप उन दोनों को ध्यान से देखें तो उनमें क्या रिलेशन है. जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आपके पास आ गई है इस सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स. यू कैन सी अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा सेम. आप देख सकते हैं जो कॉलम है वो फर्स्ट रो बन गया है, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो और जो उसका थर्ड कॉलम है वो इसकी थर्ड रो बन गई है. तो इट मीन्स ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में जो ए मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज ए ट्रांसपोज. तो ये ए ट्रांसपोज है. ओके सेकेंड हमारा जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो आपको पता ही है हमारी क्या रहेगी. कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड राइट. एंड नेक्स्ट हमारी जो बी मैट्रिक्स है डेट इज बी मैट्रिक्स. हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमें राइट में लिखे हुए हैं डेट इज 4 0 2. तो स्टूडेंट्स इस सिस्टम की मैंने तीनों डेफिनेशंस को यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस को यहाँ पे मैंने लिख दिया है. दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम. ओके विच इज ट्रांसपोज ऑफ ए. जब हमने इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा तो हमने देखा कि ये ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. तो वी कैन राइट इट एज वी कैन नेम इट एज ए ट्रांसपोज. एंड एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स जो है हमारे एक्स वाई जेड. एंड बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स रिटर्न इन राइट हैंड साइड. इट मीन्स स्टूडेंट्स नाउ वी कैन राइट दिस सिस्टम. इस सिस्टम को मैं कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ. आई कैन राइट ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी. तो वी कैन राइट ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी. क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एक्चुअल में वो ए डैश हो गई है ए डैश. ओके तो उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम क्या लेके चलेंगे ए डैश. ओके
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन था, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ए इनवर्स हमारा आ गया है। ओके, दिस इज अवर ए इनवर्स। ओके, उसके बाद हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आप उसको देखें तो वो ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। एक्स हमारी यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स है और बी हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है विच आर रिटन इन राइट हैंड साइड। तो वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a डैश एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो वही काम करेंगे। जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम होता था तो एक्स किसके इक्वल आ जाती थी, ए इनवर्स बी के इक्वल। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो x आपके पास आ जाएगी ए ट्रांसपोज इनवर्स बी। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही किया हमने। जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम के हिसाब से x किसके इक्वल आती थी, ए इनवर्स बी। वहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होती थी, यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है, तो x क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इनवर्स इनटू बी। ठीक है, नाउ इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में ए इनवर्स फाइंड आउट किया था, हमें जो कहा गया था ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, उसका यूज कहाँ होगा, वो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अब उसको यूज करने का टाइम आ गया, उसको कैसे हमने यहाँ पे यूज करना है। नाउ स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कराई थी, तो वहां पे आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद कीजिए। प्रॉपर्टी बताई थी कि इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था और अब ये रिजल्ट आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जहां पे ए ट्रांसपोज इनवर्स मैंने लिखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। तो आई कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज बी। राइट, अब टाइम आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करने का। ए इनवर्स मैट्रिक्स अब यहाँ पे आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ से अब आपको ए इनवर्स ट्रांसपोज चाहिए। तो ए इनवर्स ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स है, जो कि आपको स्टार्टिंग में कहा गया था कि ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। अब आपने सिर्फ करना क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे आपने पुट कर देना है। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या होगा। चलिए, तो इसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इट विल बी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक है, 1/10 तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स 10 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 4 2 2। ये आपके पास ए इनवर्स है, उसका ट्रांसपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो -5 0 5 1 -2 3। देखिए स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे ए इनवर्स का यहाँ पे यूज हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे बी मैट्रिक्स की वैल्यू, डेट इज 4 0 2। तो बी हमारी है 4 0 2 4 0 2। एंड नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, ये आपकी जो है एक्स मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड, और इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएंगी तीनों अननोन्स की वैल्यू, डेट इज एक्स वाई जेड। और इस तरीके से आपकी जो तीनों इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तीनों अननोन्स एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन था और हमने क्या किया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और जब यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखा तो वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज से शो करेंगे। वेरिएबल मैट्रिक्स सेम हमारी एक्स रहेगी, और हमारी जो राइट में जो कॉन्स्टेंट्स हैं ठीक है, उनकी जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारी बी रहेगी। हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनवर्स बी। जैसे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी में एक्स ए इनवर्स बी हो जाता था, मैंने आपको बताया था कैसे होता है। अब वी नो एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ उसको ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स अवेलेबल है। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास तीनों अननोन्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, और जो भी वैल्यूज आपके पास एक्स वाई जेड की आएगी आप उसको इस सिस्टम में पुट करके चेक करके देख लीजिए। अगर वो वेरीफाई हो रही है तो उसके मतलब हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज बिल्कुल सही आ गई हैं।
तो स्टूडेंट्स ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट भी यूज किया, मैट्रिक्स मेथड भी हमने यूज किया और हमने 3 इक्वेशंस के सिस्टम को, 3 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व किया। चलिए तो लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी, 2 मैट्रिसेस आर गिवन। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आएगा फिर उस प्रोडक्ट को यूज करके, यूज दिस रिजल्ट, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में इनवर्स का यूज किया था, ए इनवर्स का यूज करके आपने सिस्टम को सॉल्व किया है। यहाँ पे आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और फिर इस प्रोडक्ट का यूज करके आपको ये जो सिस्टम आपको गिवन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम करते हैं, हमें गिवन है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4i, मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगी 400,040,004, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको करके दिखाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए इसको डायरेक्ट लिख लिया है। तो ए और बी को अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप घर पे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 400,040,004। डेट इज वी कैन से कि ये आपके पास आ गई 4100,010,001, ठीक है। और वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू 4i। तो आपके पास ए बी मैट्रिक्स से आ जाएगी 4i, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ, तो हमारी जो ए बी मैट्रिक्स आ गई है दैट इज 4 एंड दिस इज आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ए बी हमारे पास आ गई है 4i। चलिए अब इस प्रोडक्ट का यूज करके हमने अपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ओके। चलिए इस सिस्टम को सॉल्व करने से पहले एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गई 4i। तो ए बी इज इक्वल टू 4i, ठीक है। उसके बाद अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यू कैन सी, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इस सिस्टम को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे हम अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें तो वो ए ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 -1 सेम। तो जो हमारी ए मैट्रिक्स इधर है वही हमारी यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो इट मीन्स इस सिस्टम को हम लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स ऑलरेडी ले रखी है तो यहाँ पे बी की जगह में बी डैश यूज कर लूंगी। तो वी कैन राइट, जिस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, वी कैन राइट दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी डैश, ए एक्स इज इक्वल टू बी डैश, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी ना, आप कई बार हम लिख चुके हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ए मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, जो कि सेम आपकी ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, ओके। एक्स आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और जो बी डैश मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे, बी डैश मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी -1 4 -3, -1 4 -3। तो बी डैश मैट्रिक्स हमारी हो गई -1 4 -3, ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स हमने सिस्टम को सॉल्व करना है, इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स एक्स की। तो सेम यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, बी डैश, ठीक है, ए इनवर्स बी डैश, ठीक है। मैं काम करती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इस, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैंने बी ट्रांसपोज लिख दिया है तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे इसको कोई और नाम दे देती हूँ, सी नाम दे देती हूँ उस मैट्रिक्स को, सी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें, ठीक है। आप इसको सी नाम दे दीजिए। बी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन थी, तो हम इसको सी नाम दे देते हैं। तो सी यहाँ पे आपकी हो गई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स रिटन इन राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए तो अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स हमारे पास आ गया है ए इनवर्स सी के इक्वल, ठीक है। सी आपके पास अवेलेबल है, सी मैट्रिक्स क्या है, -1 4 -3, सी की जगह हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है ए इनवर्स की। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपने ए इनवर्स फाइंड आउट किया था, ओके। इस क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, तो इस प्रोडक्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। तो देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स। चलिए तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करूंगी, ए बी इज इक्वल टू 4i। ये जो i है, कैन वी राइट i
ए इनवर्स हम लिख सकते हैं ना, आई को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आई होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यहाँ से बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी यहाँ से आ जाएगा 4a इनवर्स। तो फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल टू 4a इनवर्स। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a इनवर्स, एंड फ्रॉम हेयर a इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4b। तो ये आपके पास आ गई आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स, दैट इज 1/4b। 1/4b मतलब जो आपको बी मैट्रिक्स गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स भी आ गई और आपके पास सी मैट्रिक्स भी गिवन है। जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से ए इनवर्स की पहले वैल्यू पुट कर रही हूँ, व्हाट इज 1/4b सी। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स वेरी सिंपल, x की जगह एक्स वाई जेड, ओके, और ए इनवर्स की जगह 1/4, जो भी आपको b की वैल्यू, बी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है आप ऊपर से नोट कर लें। ये जो b मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, इस b मैट्रिक्स को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज योर b मैट्रिक्स। एंड देन c मैट्रिक्स हमारी, ठीक है, दिस इज -1 4 -3 -1 4 -3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 4 -3। ओके, यहाँ पे आप बी मैट्रिक्स पुट कर देंगे, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, वो तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने प्रोडक्ट ए बी का यूज करके एक सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार से फिर से देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट करना है। तो हमने प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट किया, तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 4i, ए बी इज इक्वल टू 4i। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, इसी प्रोडक्ट की हेल्प से हमने ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। आई को हमने लिख लिया ए इनवर्स, वी कैन राइट। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 4a इनवर्स, और ए इनवर्स आ गया 1/4b। तो ए इनवर्स आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, और अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो इसके मतलब इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए नाम दे सकते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स नाम देंगे, और ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स रिटर्न है राइट हैंड साइड में उनको बी नाम ना देके हम सी दे देते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो आई कैन राइट दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स आ जाएगा ए इनवर्स सी। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है 1/4b। यहाँ पे बी मैट्रिक्स पुट कर देंगे इंटू सी, सी की जगह सी मैट्रिक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई जेड की। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी आप उसे इस सिस्टम में पुट करके देख लीजिए, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो इट मीन्स हमारी तीनों वैल्यूज बिल्कुल ठीक आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा एक जो क्वेश्चन था, एक टाइप थी क्वेश्चन की। यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एंड लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले ए इनवर्स फाइंड आउट किया था। चलिए लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन थी। ओके, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक स्टोरी सम गिवन हो, ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में गिवन है, और आपको सबसे पहले 3 इक्वेशंस बनानी है, आपको खुद लिखनी है पहले तीनों इक्वेशंस। अभी तक आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन होती थी, आपको सिर्फ उनको जस्ट सॉल्व करना होता था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को पहले खुद बनाना है, फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, एक बार स्टोरी पढ़ते हैं क्या है इसमें। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1। इट इज गिवन कि जो 3 नंबर्स का सम है वो -1 है। ठीक है, तो वी कैन एज्यूम लेट 3 नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड, या फिर एबीसी भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, और तीनों का सम कितना है -1। तो आई कैन राइट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, बिकॉज इट इज गिवन सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1। ओके, तो फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर y, और थर्ड नंबर z, और तीनों नंबर्स का सम हो गया -1। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड नंबर को 3 से, सेकंड नंबर मतलब y हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ओके 2y, और थर्ड नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, डेट इज प्लस 3z। ओके, तो वी विल गेट 5 ऑन एडिंग देम। उनको ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 5, तो उनका एडिशन कितना हो गया 5। तो स्टूडेंट्स जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। उसमें हमें x को लेके कुछ नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू हमारे पास मिसिंग हो तो हम उसके कोफिशिएंट को 0 लिख के 0x, तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई 0x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन था कि अगर हम सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्टर एडिंग वी विल गेट 5। फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं गिवन था, बट इक्वेशन हमें बिल्कुल अपनी कंप्लीट लिखनी है, तो वी कैन राइट 0x + 2y + 3z = 5। जो मिसिंग होता है वेरिएबल उसके कोफिशिएंट के आगे हम 0 लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, हमारी थर्ड कैसे बनेगी, आगे क्या कह रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। इफ द थर्ड नंबर, ठीक है, इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर थर्ड नंबर को फर्स्ट और सेकेंड के सम में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, x + y - z, क्योंकि थर्ड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकेंड के सम में से, देन वी विल गेट -1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी टोटल तीनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई। ठीक है, हमारा टोटल सिस्टम हमारे पास आ गया। ठीक है, x + y + z = -1, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 0x + 2y + 3z = 5, एंड थर्ड हमारे पास आ गई x + y - z = -1। इसके आगे बिल्कुल सिंपल है, आपको वही काम करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले इसको ax = b फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, नॉन जीरो आ जाता है, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x = a इनवर्स b, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था लास्ट लेक्चर में। तो सॉल्व आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन में जो एक नई बात थी वो सिर्फ यही थी कि आपके पास ऐसे स्टोरी की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन खुद पहले बनानी पड़ेंगी और उसके बाद आपको उनको सेम वैसे ही यूनिक सोल्यूशन का जो केस है आपके पास मैट्रिक्स मेथड के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नाउ, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैं एक बात और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें इक्वेशंस ऐसे दी होती हैं x + y = 6, ठीक है, और कई बार y + 6z = 9 एंड x - 4z = 5। ठीक है, और हमें कहा जाता है कि x, y, z की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले तो हमें इन इक्वेशंस को कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उसमें z नहीं है, सेकंड को देखें तो उसमें x नहीं है, थर्ड को देखें तो उसमें y नहीं है। तो इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे x + y + 0z = 6। जैसे अब सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है तो हम लिखेंगे 0x + y + 6z = 9, और थर्ड इक्वेशन के लिए x + 0y - 4z = 5। तो ये आपके पास पूरा अब सिस्टम कंप्लीट बन गया है। अब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है, अगर आपको अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल मिसिंग है बीच में, तो आपने उसके कोफिशिएंट को 0 लेकर उसको इक्वेशन को आपने कंप्लीट कर लेना है पहले, और उसके बाद आपने अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगी। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1/x + 2/y - 6/z = 9, 2/x + 4/y + 8/z = 11, 6/x - 3/, मतलब कैसे भी आपके पास इक्वेशंस अगर आ जाएं। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1/x 1/y 1/z है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो 1/x 1/y और 1/z है इनको कंसीडर कर लेना है कि लेट 1/x = a, ओके, लेट 1/y = b, ओके, एंड 1/z = c। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे, लेट 1/x को हम a कंसीडर कर लेंगे, 1/y को b और 1/z को c। तो आपकी जो इक्वेशंस है वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a + 2b - 6c = 9। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2a + 4b + 8c = 11, और थर्ड बन जाएगी 6a - 3b, ठीक है, ये 3 लिखा है मैंने, -3b + 7c = 10। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। आपने देखा कि मैंने 1/x को a कंसीडर किया, उसके बाद आपकी इक्वेशंस बन गई। 1/x को a कंसीडर कर लिया, 1/y को b और 1/z को हमने c पहले कंसीडर कर लेंगे। तो आपकी जो इक्वेशंस है वो a b c 3 वेरिएबल्स में बन जाएंगी। a + 2b - 6c = 9,
2a प्लस 4b प्लस 8c इज इक्वल टू 11 एंड 6a माइनस 3b प्लस 7c इज इक्वल टू 10। नाउ इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अब आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व करना आप सबको आता है। इसको वैसे आपने ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास सॉल्व करके a b और c की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अपने मैट्रिक्स मेथड से अभी सिस्टम को सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a b c की जो भी वैल्यूज आएंगी उनका जो रेसिप्रोकल जब आप कर दोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x y और z की। तो यहाँ पे आपने सबसे क्या करना है, अगर आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो पहले आपने इनको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है सिस्टम में। इस सिस्टम से आपने एबीसी की वैल्यूज निकाल लेनी है। वो जो भी एबीसी की वैल्यूज आएंगी उनकी रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएंगी एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो ये भी आपके पास एक कुछ इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अभी मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बट वो आपके सीबीएसई जो सिलेबस है, सीबीएसई का जो सिलेबस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है, बट छोटा सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सभी केसेस हमारे डिस्कस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे होमोजीनियस की बात हो रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो हमारा सिस्टम था नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, ये जो राइट में हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, ये दोनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं या तो ये दोनों नॉन जीरो होंगे या फिर इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा और कोई एक जीरो, मतलब एट ए टाइम दोनों जीरो नहीं हो सकते। ऐसे 3 के केस में ये तीनों एट ए टाइम तीनों जीरो नहीं हो सकते, कोई 2 जीरो हो सकते हैं या कोई एक नॉन जीरो हो जाए, कोई 2 नॉन जीरो हो जाए, लेकिन तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, ये तीनों एक साथ जीरो हो जाएं, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी मैं बात करूंगी सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अभी हमारे पास जो राइट में जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो एक्चुअल में जीरो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, मैं जो भी आपके साथ अभी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वहां पे जो राइट में जो इक्वालिटी के बाद जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सभी आपके जीरो होंगे। अगर वो सभी जीरो हों तो इस सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो छोटा सा टॉपिक है, मैंने सोचा ये भी आपके साथ डिस्कस कर लूं तो आपका ओवरऑल पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशंस मैंने आपको नजर आ रही हैं, इन इक्वेशंस में राइट में तीनों जीरोज हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम में ऐसा ही होता है, राइट में तीनों आपको जीरोज मिलेंगे, लेकिन नॉन होमोजीनियस में तीनों जीरोज नहीं होंगे, चाहे कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा या 2 नॉन जीरो या तीनों नॉन जीरो। बट अगर एट ए टाइम तीनों ही जीरो हैं तो वो सिस्टम आपका हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो स्टूडेंट इसमें आपको करना क्या है, वेरी सिंपल, इसका बस एक ही स्टेप है। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिख लीजिए आप। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो वही रहेगी इसमें जो कि कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, डेट इज 3 1 -2 1 1 1 एंड 1 -2 1। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली, 3 1 -2 1 1 1 1 -2 1। उसके बाद वही स्टेप रहेगा, आपको करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 3 1 + 2 इट विल बी 3 -1, आप सभी को आता है फाइंड आउट करना, इट विल बी 0 -2 एंड आफ्टर सॉल्विंग -2 -1 -3 एंड वी विल गेट 9 + 6 इज इक्वल टू 15, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, इसमें सिर्फ 2 ही केस है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इट मीन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है तो आपने उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर वो नॉन जीरो है तो इसके मतलब सिस्टम का कैसा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होगी। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ऑब्वियस सोल्यूशन, क्योंकि तीनों अगर 0 हो गई तो वो तो ऑब्वियस है ही कि तीनों जो इक्वेशंस को है x0 y0 z0 तो सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। आपने करना क्या है, पहले ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब x0 y0 z0। बस अब मैं आपको एक केस और करा देती हूँ जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाए 0 और आपका ये पूरा जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो उसमें एक केस और देख लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट हमारा आ जाए 0। चलिए देखते हैं।
जैसे कि अभी आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको होमोजीनियस सिस्टम को ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको गिवन है सिस्टम, ठीक है। तो वैसे ही पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास आएगी A 3 2 7 4 -3 -2 5 9 23, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और मैं आपको डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा, ठीक है। आप घर पे आराम से फाइंड आउट करके देखिए, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, क्योंकि एक्चुअली मैं केस डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपने कहना है कि सिस्टम का कैसा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल। तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल भी कहते हैं और इनफाइनाइट मैनी भी बोलते हैं इसको, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी कहते हैं। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ओके। या तो नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है, नॉन ट्रिवियल, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर इन केस इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0। चलिए, तो पिछले केस में आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ जाए तो सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल। और ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब x0 y0 z0, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलेंगे भी कैसे। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2y -7z इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो x की वैल्यू आई है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास बन जाएगा -8y, ठीक है, -28z, ओके, बाई 3 -3y -2z इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने क्या किया, x की वैल्यू पहले फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली, और उस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करती हूँ तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -8y -28z -9y -6z इज इक्वल टू 0, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -17y इज इक्वल टू 34z एंड y इज इक्वल टू -2z। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, -2z। तो हम बस y की वैल्यू आ गई -2z। और अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू में। तो यहाँ पे अब जब -2z पुट कर दूंगी तो आ जाएगा 4z, एंड 4z -7z -3z, और x की वैल्यू आपके पास आ गई -z। तो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू -z, ओके। तो स्टूडेंट एक्चुअल में हमने किया क्या, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकालने के लिए इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि y और z की टर्म्स में आ गई, और वो x की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दी। तो सेकंड इक्वेशन में रखने के बाद x तो एलिमिनेट हो ही गया, क्योंकि y और z की टर्म्स में बन गई पूरी इक्वेशन। तो वहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई z के टर्म्स में। मैंने एक्चुअल में एक वेरिएबल फिक्स कर लिया है मन में, z को फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो y की वैल्यू z के टर्म्स में आ गई, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, तो x की भी z के टर्म्स में आ गई। अब x की भी z के टर्म्स में, y की भी z के टर्म्स में। अब हमने करना क्या है, लास्ट हमारा स्टेप है, z को हम k कंसीडर कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू k, ठीक है। z को हमने k सपोज कर लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -k, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2k। तो ये जो आपके पास x, y और z की वैल्यू k के टर्म्स में आ गई है, एंड हियर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही आपका है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इट्स वेरी सिंपल। आपने करना क्या है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर वो नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0, और अगर 0 है तो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करना है, पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, मैंने x की निकाली, वाई जेड की भी निकाल सकते थे। पहले x की वैल्यू y और z के टर्म्स में निकाल लीजिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास y और z के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल ली, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करके x की भी z के टर्म्स में निकाल ली। तो x भी z के टर्म्स में, y भी z के टर्म्स में, z को k मान लिया, तो x भी वैल्यू k के टर्म्स में आ गई, y की भी k के टर्म्स में। तो तीनों की वैल्यू जहाँ पे k के टर्म्स में आ गई, एंड हियर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये आपका पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। सभी केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, नॉन होमोजीनियस के भी और होमोजीनियस के भी। तो स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज अब आप बड़े आराम से आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। आज आपका ये पूरा चैप्टर जो मैट्रिसेस का है दैट इज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर 3, 4, 5 आज आपका कंप्लीट हो गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 3 और 4 आपका कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कीजिए, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय स्टूडेंट्स।